Hello friends, I am Mani Sharma. Welcome you all. In this video, we will see a very important topic of environment and ecology, that is Wildlife Protection Act 1972. This video is for UPSC aspirants, state PCS aspirants and all other state and central services exam. Let us see the background associated with Wildlife Protection Act 1972. UN Conference on Human and Environment. This is the very first international initiative which takes place at Stockholm, which is the capital city of Sweden. If we see the major agenda of this conference कि क्या बात हुई होंगी इस कॉन्फ्रेंस में, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बात हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे बात हुई है और ह्यूमन राइट्स पर. ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जांपल पीपल हु आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वाइल्ड लाइफ. ओके, अब देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है वो भी 1972 में हुई है और WPA एक्ट भी 1972 में आया है. सो इट मीन्स इंडिया के जो एफर्ट थे वो बहुत इमीडिएट थे आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले लॉज नहीं थे, पहले लॉज थे, लेकिन टू टैकल द रैपिड डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और उसके अलावा जो पहले लॉज थे वो आउटडेटेड हो चुके थे. तो कुछ नए अच्छे सीरियस लॉज लाने की ज़रूरत थी. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि खुद में इंटरनेशनली सबसे पहला एफर्ट माना जाता है एनवायरनमेंट के लिए, तो 5 जून से बेहतर और कोई डेट हो नहीं सकती थी, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी 5 जून 1972 को ही हुई थी. ओके, सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर हमें सेलिब्रेट करना होगा तो उसके लिए हमने चूज़ किया है 5 जून. रिमेंबर दिस फैक्ट. वन मोर पॉइंट टू कीप इन माइंड. When you'll read environment, you will come across with these terminologies. First one is Stockholm Conference. Second one is Stockholm Convention. So Stockholm Convention is regarding persistent organic pollutants. So don't get confused. So जिस चीज़ ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है बिहाइंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि 1972 में ही हुई थी और 1972 में ही हमने ये एक्ट पारित कर दिया. इसके अलावा जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्हें कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उन्होंने बहुत सीरियस एफर्ट लिए रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी देख लेते हैं, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और 1976 में कुछ मेजर चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 48A DPSP, आर्टिकल 51A G, which is a fundamental duty, and these are regarding environment, wildlife, forest protection. उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है वो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करते थे, तो स्टेट लिस्ट से स्विच करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया. अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पे लॉ बना सकती थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. WPA हम मेजर 4 हेडिंग्स में देखेंगे. पहले हम कुछ रेगुलेशंस देखेंगे इन दिस एक्ट, फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ और फिर शेड्यूल्स. प्रोटेक्टेड एरियाज़ खुद में एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं टैकल करेंगे, लेकिन यू कैन हैव एन आइडिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 5 तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व. ठीक है. नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी हायर लेवल की होगी, यहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं और यहाँ पर आपको हर जगह ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती दिखाई दे जाएंगी. ठीक है. टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही कोई पार्ट होता है, जो कि टाइगर प्रोन एरिया होता है, तो उसी को टाइगर रिजर्व कह देते हैं. कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों एक जैसे हैं. दीज आर एरिया अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो जो कम्युनिटी रिजर्व है ये प्राइवेट लैंड होता है या फिर कम्युनिटी लैंड होता है, और जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये गवर्नमेंट लैंड होता है. और अभी रीसेंट अमेंडमेंट जो आया है 2022 का WPA में,
उसमें जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है किसी भी स्टेट में। देखेंगे अभी हम इस पॉइंट को आगे फिर से देखेंगे। यू कैन हैव एन आइडिया इन दिस स्लाइड। हम 4 तरीके की बॉडीज़ देखेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी and Wildlife Crime Control Bureau. These 4 bodies are important, and out of 4, National Board of Wildlife is the most important. उसके बाद हम कुछ शेड्यूल्स देखेंगे। पहले 6 शेड्यूल्स थे, अभी 4 शेड्यूल हो गए हैं 2022 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके थ्रू। शेड्यूल्स आप समझ लीजिए लिस्ट और सेक्शन। सो पहले 6 काइंड ऑफ सेक्शंस वर देयर, ठीक है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 4 बचे हैं। इसको हम अपकमिंग स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, पोचिंग, ट्रैपिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। उसके अलावा आपको इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि हंटिंग क्या है, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है हंटिंग की, या दे से कैप्टिव एनिमल, तो कैप्टिव एनिमल्स कौन कौन से होंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या है व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स की भी बात करता है। देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये पावर है कि वो जिस एरिया को चाहे उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों कर सकते हैं। इस एक्ट में एक मेजर ऑफिस देखेंगे आप, ऑफिस ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, विच इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क के अंदर परमिट करनी है तो वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की ही परमिशन से होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। उसके अलावा अगर मान लो कि कोई वाइल्ड एनिमल है जो कि डिसीज़ क्रिएट कर रहा है और उसको अब ठीक नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से डिसीजेस फैल रही हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से मेंटली रिटार्डेड हो गया है या ह्यूमन लाइफ के लिए किसी भी तरीके से डेंजरस होता जा रहा है, तो सो उसकी हंटिंग ये अलाउ कर सकते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके अलावा इनके पास लीगल पावर भी है टू पनिश द ऑफेंडर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब क्योंकि ये एपेक्स बॉडी है जो कि रिव्यू करती है ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इशूज, इसलिए इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। और जो दूसरी बॉडीज़ देखेंगे उनके जो चेयरमैन होंगे वो आपको दिखाई देंगे एनवायरनमेंट मिनिस्टर, बट सिंस इट इज़ द एपेक्स बॉडी तो इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जितनी भी बॉडीज़ हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो स्टैट्यूटरी बॉडी ही होंगी, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये बनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर देखिए ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर इस नेशनल पार्क का एरिया बढ़ाना है या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कम करना है या ज़्यादा करना है, कुछ भी, या इसका भी कम करना है, तो इसकी परमिशन जो है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से लेनी पड़ेगी। वही अप्रूवल देगा, उसके बाद ही ऐसे कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ होगी उसका रेगुलेशन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ही करेगा। एंड अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो उनका अप्रूवल भी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ही देगा। एंड दिस बॉडी इज़ एडवाइजरी इन नेचर, तो इसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, वो एडवाइजरी होगी। सेम लाइन पे एक और ऑफिस आपको दिखाई देगा एट स्टेट लेवल, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सिमिलर फंक्शंस, बस उसके जो चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी, उसमें कोई भी रेगुलेशंस हो रही हैं, क्या हमें किसी भी एरिया को जू रिकॉग्नाइज करना है, वो ये सब सेंट्रल जू अथॉरिटी देखेगा। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन या कोई प्रोग्राम चलाना है वो भी अथॉरिटी देखेगी। उसके अलावा सपोज़ एक ज़ू है और ये दूसरा ज़ू है 1 और 2, इसमें से कुछ एनिमल्स यहाँ पर शिफ्ट करने हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने हैं, वहाँ से कोई ज़ू नंबर 3 में शिफ्ट करने हैं,
तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी गाइडलाइंस होगी या रूल्स होंगे वो सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाएगी, और इसके चेयरमैन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। अब देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये स्पेसिफिकली टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनी है। प्रोजेक्ट टाइगर भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही रन करती है। उसके अलावा इसके चेयरमैन भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, और जो टाइगर कंसेंसस रिलीज़ होता है आफ्टर एवरी 4 ईयर, ये भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही रिलीज़ करती है। इट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ 2022। ओके, सो जो लेटेस्ट टाइगर कंसेंसस आया है वो 2022 में आया है, एंड उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 200 टाइगर्स इंक्रीज़ हो गए इंडिया में। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, अब इसका क्या काम है? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम, उसको कलेक्ट करना, उसको डिसेमिनेट करना, और फिर एक्शन लेना अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ही काम होता है। ठीक है, लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन कुर्मा, ऑपरेशन वाइल्ड नेट। ऑपरेशन कुर्मा इज फॉर टर्टल्स, ठीक है, जैसे टर्टल्स की इलीगल ट्रेडिंग होती है, और ऑपरेशन वाइल्ड नेट इज रिगार्डिंग क्राइम्स थ्रू इंटरनेट इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू रीड द शेड्यूल्स, दैट देयर वर 6 शेड्यूल्स बिफोर, और ये भी रिसेंटली ही डिलीट हुए हैं, 5th और 6th। ठीक है, 5th में क्या था और 6th में क्या था, एक बार ये भी देख लेते हैं। 5th इज रिगार्डिंग वर्मिन। वर्मिन वो एनिमल्स होते हैं दैट कैन बी हंटेड होती है, और जो 6th था दैट इज रिगार्डिंग प्लांट स्पीशीज। अभी क्या ऑल्ट्रेशन आया है वो देखते हैं। लेट मी इरेज। देखो, पहले वो शेड्यूल थे उसमें एनिमल स्पीशीज की प्रोटेक्शन थी, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो जाती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हायर होगी, सेकंड में लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लेसर, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे भी कम। अभी क्या है, ये 4 हटा के सिर्फ 2 में शिफ्ट कर दिया है कि फर्स्ट वाला एनिमल स्पीशीज विथ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। सेकेंड वाला एनिमल स्पीशीज विथ लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे वर्मिन वाला क्लॉज हटा दिया गया है। तो अब क्या हुआ है रिसेंट अमेंडमेंट से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करेगी कि शेड्यूल 2 में से कौन से एनिमल वर्मिन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मथुरा है, वहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं, ठीक, अब वो किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं, या फिर जो क्रॉप है उनको नुकसान कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मंकीज को दे कैन डिक्लेयर एज वर्मिन। इसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। फिर देखिए शेड्यूल 3 इज रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज। पहले प्लांट स्पीशीज से रिलेटेड जो शेड्यूल था वो था शेड्यूल 6, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और अब वो है शेड्यूल 3। नाउ 4th शेड्यूल, दिस इज द मेजर चेंज इन द शेड्यूल। अब ये जो शेड्यूल 4th इंक्लूड हुआ है, साइट्स के अंदर जो भी एनिमल स्पीशीज उनके डिफरेंट अपेंडिसेस में इंक्लूडेड है वो सारे एनिमल शेड्यूल 4th में आते हैं। साइट्स क्या है, किस टाइप के एनिमल की बात हो रही है, ये हम अभी देखते हैं। देखिए साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, सो इट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज, उसी को कंट्रोल करता है ये। इसको कॉमनली वॉशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है और ये लीगली बाइंडिंग है। इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है। इंडिया ने जो अपना एक्ट साइट्स के ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग सिंक नहीं किया था, इसीलिए जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स में, ये कहीं ना, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम साइट्स के अकॉर्डिंग अपने एक्ट को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंक कर लें लाइफ, क्योंकि हम लोगों ने पहले साइट्स के हिसाब से अपने एक्ट को
सिंक नहीं किया था, उसके अकॉर्डिंगली फिट नहीं किया था, इसलिए इंडिया को एक बार पहले साइट्स ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। अगर इंडिया फिर से ऐसा करता तो शायद, और वो एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाता, तो हो सकता है उसकी जो मेंबरशिप है साइट्स की वो चली जाती। अब देखो साइट्स में क्या है ना, दिस मीन्स 3 appendices is kind of 3 list 1 2 3। अब पहली में है एनिमल्स विद हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सेकंड में है एनिमल्स विद लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, और थर्ड में है एनिमल्स ऑन पार्टी रिक्वेस्ट, कि जो भी साइट्स की पार्टी है अगर वो रिक्वेस्ट करती हैं कि कोई पर्टिकुलर एनिमल आप इंक्लूड कर लो, उसको थ्रेट है, तो फिर थर्ड अपेंडिसेस में वो जाता है। तो अब जो हमारा शेड्यूल 4 आया, देखिए ये साइट्स के अंदर जितनी भी स्पीशीज है वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जो रिसेंटली, अभी अब कुछ और अमेंडमेंट्स देख लेते हैं जो रिसेंटली 2022 में हुआ है। अभी ये जो है ये हमने देख लिया। अभी जो पहले पेनल्टीज थी वो कंपेरेटिवली लेस थी, अब थोड़ी ज़्यादा पेनल्टीज हैं। वर्मिन, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विद टाइम एंड स्पेस, विद टाइम एंड एरिया, कि कौन से एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है, विच आर गिवन अंडर शेड्यूल 2। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये एक और पावर है, ये पावर है कि वो चाहे तो एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में एनिमल्स को या एनिमल स्पीशीज को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर कंजर्वेशन रिजर्व। पहले क्या था, कंजर्वेशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ स्टेट डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन दिस पॉइंट, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज़ है कि कम्युनिटी रिजर्व स्टेट के द्वारा डिक्लेयर किए जाते थे। पहले कंजर्वेशन रिजर्व भी और कम्युनिटी रिजर्व भी स्टेट ही डिक्लेयर करती थी, लेकिन अभी एक एक्सेप्शन आ गया है कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड। देखेंगे ना तो आपको किसी भी शेड्यूल में नहीं मिलेगा, 1 और 2 किसी में। एलिफेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया, ये दिस इज बेसिकली ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, सो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर सेकेंड लास्ट देखिए कि कैप्टिव एनिमल्स, सपोज यू आर द ओनर ऑफ अ सर्कस और आपके पास एक लायन है। ठीक है, अभी आपको आप शायद उस सर्कस को ख़त्म कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लायन अब आपकी बात नहीं मानता, या दिस लायन और दिस एलिफेंट इज़ नो मोर यूजफुल फॉर यू, तो आप क्या करेंगे, आप, ये एक कैप्टिव एनिमल हो गया क्या। अब अगर आपको लगता है कि आपको इसको वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी को दे देना चाहिए, तो आप सेंट्रल वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये कैप्टिव एनिमल अपना सरेंडर कर सकते हैं। बट ये मत सोचना कि आपको आपके लायन या आपके एलिफेंट के लिए, जो आपके लिए काम करता था, उसके कोई कंपनसेशन मिलेगी, आपको कोई फीस नहीं मिलेगी, सो विथ नो कंपनसेशन। लास्ट पॉइंट, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर स्पीशीज जो कि फॉरेन स्पीशीज होती हैं, जो किसी ना किसी तरीके से नेटिव प्लेस पर आ जाती हैं या फिर इंट्रोड्यूस की जाती है, और वो फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या फिर नेटिव स्पीशीज हैं उनके साथ तालमेल उनकी ठीक नहीं रहती, उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, तो वो हो जाती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, और इसका कंट्रोल या रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है, इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी पावरफुल होती दिखाई देगी, तो यहाँ पर एक फेडरलिज्म वाला एंगल भी है। सो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनसे काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव राइट लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिबेट भी मिलेगी आपको रिसेंट अमेंडमेंट के साथ। यस, विद दिस वी आर डन, थैंक यू।